हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी इन ब्लड के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन की इस प्लेलिस्ट में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के पार्ट 3 को। इसका मतलब ये है कि पार्ट 2 आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। प्लेलिस्ट में आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगे और आज इस पार्ट 3 में हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 को। इसका मतलब है कि 11 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करवा दिए गए हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। कैसे जाएंगे प्लेलिस्ट में? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप क्लिक करेंगे, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। या फिर इसके तुरंत पहले के वीडियो को आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियो के लिंक पर जाकर के क्लिक करके आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है और इसमें हमसे क्या पूछा गया और इसका हम किस तरीके से आंसर लिखेंगे। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका आंसर हम लिखना चाहिए, किस तरीके से आंसर हम लिखते हैं। चलिए, कहता है कि ये चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ। तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ बताया गया है क्वेश्चन में। तो जब भी हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो हमको पता है कि जीनोटाइप इसका सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आई और स्मॉल आई होगा। तो वही चीज लिखा है कि अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है भाई साहब, तो चाइल्ड का जीनोटाइप कैसा होगा? तो स्मॉल आई होगा। इसमें किसी प्रकार का डाउट, समस्या, दिक्कत, तकलीफ नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सवाल में कहता है इफ द फादर हैज ब्लड ग्रुप ए, फादर का ब्लड ग्रुप ए है। तो जब भी ब्लड ग्रुप ए हमारे सामने आएगा तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं जीनोटाइप के। या तो कैपिटल आई ए हो सकता है, कैपिटल आई ए, या फिर होगा कैपिटल आई ए के साथ स्मॉल आई। तो हमारे पास अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे पास पॉसिबल जीनोटाइप, हमारे पास ये और ये दो पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं। एंड को काट करके और कर देते हैं, ज्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल में और कहता है कि मदर का ब्लड ग्रुप बी है। तो मदर के लिए अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो हमको पता है कि कैपिटल आई बी के साथ क्या हो सकता है, या फिर कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, इन दोनों में से कोई भी इनका जीनोटाइप हो सकता है। हमें नहीं पता है क्या है जीनोटाइप, क्योंकि क्वेश्चन में जीनोटाइप नहीं दिया है, सीधा ब्लड ग्रुप दे दिया है। तो हम सारे पॉसिबल जीनोटाइप्स को लेकर के चलेंगे। तो हमने यहां पर लिख लिया, कहता है आगे की वर्कआउट द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स एंड द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द अदर ऑफस्प्रिंग्स। तो हम पेरेंट के क्या पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, मतलब क्या जीनोटाइप होगा पेरेंट का, एक्चुअल जीनोटाइप क्या होगा, उसके बारे में हमको पता लगाना है। और उनके जो अदर ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके बारे में भी हमको पता लगाना है। तो चलिए पता लगाते हैं कि कैसे इसका हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सवाल में। फादर का जीनोटाइप हमने देख लिया, मदर का पॉसिबल जीनोटाइप हमारे पास ये है, कैपिटल आई बी के साथ कैपिटल आई बी, या फिर कैपिटल आई बी के साथ स्मॉल आई हो सकता है। तो हम अगर चेक करना चाहें सारे पॉसिबिलिटीज को, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको अगर हम चेक करना चाहें तो हमारे पास कुल ये 4 केसेस आते हैं। और इन चारों को हम पनेट स्क्वायर पे चेक करेंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मेथड है पनेट स्क्वायर पे चेक करने का। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आसानी से हम इन चीजों को कर पाते हैं। तो 4 केसेस क्या है? पहला केस हमसे कहता है कि कैपिटल आई ए को क्रॉस करवा दो, किसके साथ? तो कैपिटल आई बी के साथ। दूसरा केस कहता है हमारे पास कि कैपिटल आई ए को क्रॉस करवा दो, किसके साथ? तो कैपिटल आई बी और स्मॉल आई के साथ। चलेगा? फिर केस 3 पे आते हैं। तो यहां पर कहता है कि कैपिटल आई ए स्मॉल आई क्रॉस करवा देना है कैपिटल आई बी के साथ। या फिर चौथा केस जो हमारे पास है वो कहता है कैपिटल आई ए स्मॉल आई को क्रॉस करवा दो कैपिटल आई बी स्मॉल आई के साथ। तो इन चारों केसेस को हम पनेट स्क्वायर पे सजाएंगे और चेक करना चाहेंगे कि कैसे होगा। आप इन सारी चीजों को नोट करते चले, ताकि आप इन वीडियो को देखने के बाद जब आप आंसर्स को लिखने बैठे तो आपके पास ये सब चीज अगर पहले से होगा तो आप और बेहतरीन आंसर आप लिख सकते हैं। राइट, तो यहां पर केस हमारा पहला केस हमसे कहता है कैपिटल आई ए को क्रॉस करवाना है कैपिटल आई बी के साथ। पनेट स्क्वायर पे सजाया, ये हमने देखा किसका गैमेट, तो ये है हमारे पास फादर का गैमेट। और ये अगर बात करें तो ये हमारे पास किसका है, तो ये आ गया हमारे पास मदर का गैमेट, हमारे पास ये आ गया। पनेट स्क्वायर पे हमने सजाया तो हमको चारों के चारों जीनोटाइप कैसे मिल रहे हैं, तो कैपिटल आई ए के साथ हमको कैपिटल आई बी मिल रहा है। इट मींस कि यहां पर जो ब्लड ग्रुप है वो 100% कैसा होगा, तो ए बी टाइप का होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि ऑल 4 ब्लड ग्रुप इज ए बी। तो चारों के चारों हमको कैसे मिल गए, ए बी ब्लड ग्रुप हमको यहां पर मिल गया। तो यहां पर ब्लड ग्रुप ओ नहीं है,
इट मींस कि पेरेंट का ये वाला और ये वाला तो जीनोटाइप बिल्कुल भी नहीं होगा। केस 2 की बात करें तो अगेन हम दूसरे केस को पनेट स्क्वायर पे सजाएंगे, ये फादर का गैमेट, ये मदर का गैमेट, ये ऑफस्प्रिंग की बात करें तो 2 हमको मिल जाएंगे ए बी ब्लड ग्रुप वाले, कितने तो 2, और ये इस जीनोटाइप को देखें तो हम कहेंगे कि ए ब्लड ग्रुप मिल जाएंगे, कितने तो ये भी मिल जाएगा भाई साहब टोटल 2। तो 2 बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी और 2 बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। तो इस तरीके से हमने हमारा दूसरा केस देख लिया, यहां पर भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं है तो ये वाला भी केस हमारा नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को भी आप नोट करते चले क्योंकि चेक करने को बोला गया है तो हम तो चेक करके बताएंगे ना। ऐसे तो समझ में आ ही जाता है कि क्या जीनोटाइप होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार चेक करना है तो कर लेते हैं। केस 3, अगेन हम केस 3 को यहां पर सजाते हैं तो इस वाले जीनोटाइप से ब्लड ग्रुप ए बी मिल जाएगा, इस वाले जीनोटाइप से और इस वाले जीनोटाइप से ए बी मिल जाएगा और इससे भी हमारा ए बी। तो ए बी की संख्या हो जाएगी 2 और बी की संख्या हो जाएगी 2। तो वही लिखता है कि 2 चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है और 2 चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो यहां पर हमारा बी है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। चौथे केस की बात करें तो अब हम यहां पर कैपिटल आई ए स्मॉल आई, कैपिटल आई बी स्मॉल आई, तो इस तरीके से जब हमने सजाया तो इसके कारण हमको ब्लड ग्रुप मिला ए बी, इसके कारण ब्लड ग्रुप मिला बी, इसके कारण जो है वो ब्लड ग्रुप मिला ए, और ये जो 2 स्मॉल आई दिख रहे हैं इसके कारण ब्लड ग्रुप मिला हमारा ओ। और कहीं ना कहीं हमारे चाइल्ड का ब्लड ग्रुप यही होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ब्लड ग्रुप ओ है, तो यहां से हमको मिल गया। तो पहली बार हमको ब्लड ग्रुप ओ देखने को मिला है इन चारों केसेस में, तो यहां से हम कंफर्म करेंगे कि फादर का ब्लड ग्रुप हमारा यही वाला होगा एंड मदर का ब्लड ग्रुप हमारा ये होगा। तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंट आ गया हमारे पास कि एक बच्चा ए बी है, दूसरा बच्चा हमारे पास ए है, फिर एक बच्चा बी है और एक बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है। इस तरीके से हमको पता चल रहा है, राइट। आंसर को फाइनलाइज करने का वक्त आ गया है, तो कहते हैं कि पेरेंट का जो जीनोटाइप होगा फादर का कैपिटल आई ए स्मॉल आई और मदर का ब्लड ग्रुप कैपिटल आई बी स्मॉल आई, ये हमारा 100% हमको पता चल रहा है। अगर बाकी के ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप को देखें तो हमारे पास ए बी के लिए हमारे पास कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी मिल गया। अगर ए की बात करें तो कैपिटल आई ए के साथ स्मॉल आई, और बी की बात करें तो कैपिटल आई बी के साथ स्मॉल आई, और ओ की बात करें तो 2 स्मॉल आई मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी पढ़ के रखा है हमने, एनसीईआरटी ने अपने एक्सरसाइज में पूछा है तो हम उसका आंसर कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, किसी तरीके के डाउट समस्या आप पूछ सकते हो, हम आपके डाउट्स को बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड इनफैक्ट करेंगे भी, या तो कमेंट सेक्शन में ही या फिर दूसरे वीडियो के माध्यम से, लेकिन आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल बेहतरीन बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आपका सपोर्ट अगर मिल जाए और हमारा सपोर्ट मिल जाए तो बिल्कुल बोर्ड एग्जामिनेशन में हम रॉक कर सकते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल। ये कुछ आसान सवाल कि कोडोमिनेंस के बारे में हमको बताना है, उस टर्म को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी एक्सप्लेन करना है कि एग्जांपल के साथ। इसको देख करके एक चीज तो समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी ने अपने एक्सरसाइज में मुश्किल सवालों को भी पूछा है और कुछ आसान सवालों को भी पूछा है। तो कहने का मतलब है कि एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनसे आपको चेक किया जा रहा है कि क्या आपने चैप्टर को सही में ढंग से पढ़ा है या नहीं। अगर पढ़ा है तो इस सवाल का भी आंसर करेंगे। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो एक जंगल है, जंगल में 2 शेर हैं और दोनों शेर का वहां पर दबदबा है। कहने का मतलब है कि दोनों शेर हैं, दोनों शेर का वहां पर दबदबा है। ऐसे समझ के चलो कि गठबंधन की सरकार बनी हुई है। कहने का मतलब है कि दोनों पार्टियों के जो नेता हैं ना, उन दोनों का यहां पर राज चल रहा है और दोनों के बातों को ठीक से सुना भी जाता है और समझा जाता है और उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाता है। तो दोनों का यहां पर वैल्यू है और दोनों की इज्जत है यहां पर। उसी प्रकार से अगर हम ह्यूमंस के अंदर मौजूद एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो हमको एक चीज पता चल रहा था कि जब कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी मौजूद है तो ब्लड ग्रुप हमारा कुछ ए बी टाइप का हो जा रहा है। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि इसकी भी वैल्यू है क्योंकि ए यहां से आ गया और इसकी भी वैल्यू है क्योंकि बी यहां से आ गया। तो इस वाले जीनोटाइप में हमको देखने को मिल रहा है कि दोनों के दोनों जो यहां पर फैक्टर्स हैं वो यहां पर अपना दबदबा दिखा रहे हैं। तो दोनों जब अपना दबदबा दिखा रहे हैं तो ये कोडोमिनेंस का मतलब है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि these are the alleles that are able to express themselves independently when found together in a heterozygote। तो हेटेरो का भी मतलब यही होता है ना कि जब 2 अलग अलग तरीके की चीजें हैं। होमो का मतलब हमको पता है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर
कैपिटल टी है तो होमो हो गया, स्मॉल टी है तो होमो हो गया, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये हेटेरो कंडीशन हो गया। तो उसी प्रकार से दोनों ए होता तो होमो, दोनों बी होता तो होमो, दोनों स्मॉल आई होते तो होमो, लेकिन यहां पर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगोट बनता है यहां पर। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है और इस तरीके का जो कंडीशन है वो कोडोमिनेंस का कंडीशन है, और एग्जाम्पल में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो इसको भी आप नोट कर लो, इसको भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, तुम्हारी इच्छा। मेरा तो ये कहना होता है कि वीडियो को पॉज कर लें आप 2 मिनट के लिए और इस आंसर को लिखें। तो जितना हम क्या है कि लिखते हैं उतना हम चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। तो कहा गया है ना कि मोर यू राइट बेटर यू रिमेंबर, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर एक डिस्कशन करते हैं। क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? नाम से ही इनकम्प्लीट मतलब अधूरा लगता है। डोमिनेंट से डोमिनेंट है वो, लेकिन अधूरा डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेंसी करने गया, अपनी ताकत दिखाने गया, कहने का मतलब है कि तलवार निकाला, गए लड़ाई में, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि हमारी जीत ना हो सकी। थोड़ा बहुत हमने कुछ किया उधर, लेकिन हमारी जीत नहीं हो सकी, मतलब आधा अधूरा वहां पर अपना पावर दिखा करके वो लौट आया। तो इस तरीके का जो डोमिनेंस है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। थोड़ा चलिए अब इसको टर्म्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि फ्लावर का एग्जांपल दे रखा है, रेड फ्लावर को क्रॉस किया गया व्हाइट फ्लावर के साथ। जीनोटाइप को देखें तो हम कहते हैं कि अगर ये वाला केस है तो इनके जो गैमेट बनेंगे दैट इज की कैपिटल आर। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर कैसा जीनोटाइप बनेगा, तो एक स्मॉल आर बन जाएगा और दूसरा स्मॉल आर बनेगा, ये भी सही है। मेंडल ने हमको यह बताया था कि अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर का केस हो, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो एक डोमिनेट करता है और दूसरा रिसेसिव। तो अगर ये वाला कंडीशन आम तौर पे बन रहा है तो हम कहते हैं कि ये कैसा फ्लावर हो जाएगा, तो ये रेड फ्लावर हो जाएगा। पनेट स्क्वायर के माध्यम से एक बार इसको वापस से बनाते हैं। अगर ये कंडीशन है भाई साहब, यहां पर अगर ये कंडीशन है कैपिटल आर और कैपिटल आर की, और यहां पर स्मॉल आर, तो यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, चारों के चारों कैसे मिल गए, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। मेंडल की बात को याद करें तो मेंडल कहेंगे कि चारों के चारों को रेड होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो केस है वो रेड ना होकर के कैसा हो गया भाई साहब, तो यहां पर रेड ना होकर के ये हो गया पिंक। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये तो रेड जो है वो डोमिनेट करने गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से डोमिनेट कर नहीं पाया, आधा अधूरा ये डोमिनेट हुआ, उसके बाद ये रुक गया। तो ये इस प्रकार का जो डोमिनेंसी है इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंसी कहते हैं। रेड की जगह ये पिंक हो गया, तो कहते हैं इट इज द फेनोमेनन ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स के अंदर होने वाला एक ऐसा फेनोमेनन है जहां पर वेयर नन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन ए पेयर इज डोमिनेंट, मतलब वहां पर कोई डोमिनेट नहीं हो पाता पूरी तरीके से। जो डोमिनेंट होने गया भी है वो आधा अधूरा डोमिनेंट होगा। तो इस तरीके का जो कंडीशन बनता है, इस तरीके का जो कंडीशन बन रहा है, इसी को हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहां पर आंसर लिख के दे दिया गया है, सबको आप नोट करते चले। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन से याद आया कि हमने म्यूटेशन पढ़ा है। म्यूटेशन क्या होता है? एक तरीका है, चलो समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं। पहले एक डीएनए का इस तरीके से हम एक छोटा सा स्टैंड बना लिया इस तरीके से, मान लो ये डीएनए बना रहे हैं। चलो इसको एक काम करते हैं और बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। इसको मिटाया, इस तरीके से हमने एक और डीएनए बनाया। रफ डायग्राम बना रहे हैं हम लोग समझने के लिए। ये इसके बेस पेयर्स को इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहां पर बना लेते हैं। चलो बना लिया। अब कहते हैं कि म्यूटेशन में कुछ तो याद कर रहे थे कि ये अगर इस तरीके से बेस पेयर्स हैं तो हमको एक सीक्वेंस मिला। कैसा सीक्वेंस मिला? तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन जो भी है, तो एक हमको सीक्वेंस ऊपर से लेके नीचे तक मिला। और ये जो भी सीक्वेंस है ये हमारे अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, ये भी क्लियर है। अगर इसमें से हम एक काम करें कि बीच से कोई सा भी एक सीक्वेंस हम गायब कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वाले सीक्वेंस को हम यहां से क्या करते हैं, गायब कर देते हैं। इस वाले सीक्वेंस को यहां से हटा दो, गायब कर दो। तो सीक्वेंस को जब हम गायब कर देंगे ना, किसी एक सीक्वेंस को, तो वहां पे क्या होगा ना कि पूरा का पूरा मतलब एक पेयर को गायब कर देने से, एक बेस पेयर को, पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। या फिर दूसरा केस भी हो सकता है कि एक कोई एक्स्ट्रा यहां पर बेस पेयर को अगर हम लोग ऐड कर दें तो भी सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो यहां पर एडिशन या फिर डिलीशन ऑफ बेस पेयर क्या कॉज करता है, तो भाई साहब म्यूटेशन कॉज करता है। पॉइंट म्यूटेशन क्या है, एग्जांपल के साथ समझना है। तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है कि किसी एक बेस पेयर को यहां पर डिलीट करना है या फिर ऐड करना है। तो कहता है म्यूटेशन अराइजिंग ड्यू टू द चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। तो जब सिंगल बेस पेयर में चेंज आएगा तो पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। इसके एग्जांपल्स हम समझते हैं, सिकल सेल एनीमिया,
दूसरा एग्जाम्पल हीमोफीलिया। एक एग्जाम्पल देना था, मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिया, तुम्हें जो याद रहे वो लिख सकते हो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। सिकल सेल एनीमिया ऐसी बीमारी याद है जहां पर हमारे रेड ब्लड सेल्स का शेप जो है वो कैसा हो जा रहा है, तो सिकल शेप का हो जा रहा है। दूसरा जो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी जिसमें कि अगर ब्लड क्लॉट करने की क्षमता जो है वो गायब हो जाती है। कहने का मतलब अगर कोई कट लग गया तो ब्लड लॉस से वो इंसान जो है, वो जो पेशेंट है जो हीमोफीलिया का जो शिकार हो रखा है, वो जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। किससे? तो सिर्फ ब्लड लॉस से। तो ये हमारे पास पॉइंट म्यूटेशन और उसके 2 बेहतरीन एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया, दोनों में से कोई एक एग्जांपल याद करोगे काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई साहब, तो कहता है Who had proposed the chromosomal theory of inheritance। बहुत ही आसान सवाल, जितना पूछा गया बस उतना ही जवाब देंगे जहां से हमारा काम आसान हो सके। तो कहता है आंसर कि इन 1902 की बात है कि 2 साइंटिस्ट ने हमारे पास, एक थे सटन और एक थे बोवेरी। दोनों ने इंडिपेंडेंटली क्या किया था, वॉल्टर सटन की बात करें और थियोडोर बोवेरी की बात करें तो इन दोनों ने 1902 में क्या किया था, इंडिपेंडेंटली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हमको बताया था। तो ये हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा कि 1902 द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज इंडिपेंडेंटली पुट फॉरवर्ड बाय बोवेरी एंड सटन। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकालो। काफी आसान सवाल है, कोई साइंस नहीं था इसमें, बस एक छोटा सा डेटा है जो आपको याद करना है। कभी कभी डेटा याद करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर बोर्ड्स एज वेल एज योर नीट। तो दोनों चीज हमारे लिए यहां पर आपको बता दी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आसान सवाल है, डाउट समस्या आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है बिल्कुल। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कहता है मेंशन एनी 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बताना है हमको, बता देंगे कितने, तो 2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये रहे, एक सिकल सेल एनीमिया, दूसरा है फिनाइलकीटोन्यूरिया, हो गया। लेकिन सवाल और भी है, क्या है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स विद देयर सिम्टम्स। तो सिम्टम्स के बारे में बताना है। कहने का मतलब है कि अगर हमने फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया लिखा है तो इसके सिम्टम्स के बारे में भी हमको बताना है। तो चलो सिम्टम्स को चेक कर लें, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया का पहले सिम्टम दे रखा है, दैट इज की एनीमिया, ब्लड की कमी होना, दर्द होना, स्वेलिंग होना, विजन प्रॉब्लम होना, डिलेड ग्रोथ, प्यूबर्टी में डिले होना, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, किसी भी चीज से इन्फेक्शन हो सकना, जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपको जल्दी अटैक करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल इंसान है जैसे मैं हूं या फिर आप लोग, हमें वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, हमें कॉमन कोल्ड कितनी आसानी से हो जाता है। तो कॉमन कोल्ड जो राइनो वायरस के कारण होता है वो हमें होता है, लेकिन जिसको अगर ये सिकल सेल एनीमिया है उसको ये इन्फेक्शन जो है कंपैरेटिवली और जल्दी अटैक कर सकता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं, इन सिम्टम्स को भी आप नोट कर लें। आप एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप नोट कर सकते हैं, आप बता देना, आसान क्वेश्चन है। अगले आगे बढ़ते हैं दूसरे, दैट इज की फिनाइलकीटोन्यूरिया के सिम्टम्स को देखते हैं। सीजर्स, ट्रेमर्स, स्टंट ग्रोथ, हाइपर एक्टिविटी, स्किन कंडीशंस, अलग अलग तरीके के स्किन कंडीशन जैसे एक्जिमा होना, फिर एक बैड स्मेल्स जिसकी बात करें, मस्टी ऑर्डर, मतलब बैड स्मेल की बात कर रहे हैं, ऑफ देयर ब्रीथ, स्किन एंड यूरिन, इन सबसे एक अजीब सा स्मेल आना। तो ये सब कुछ इसके सिम्टम्स हो गए। मतलब डेटा है, बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन सबको आप नोट कर सकते हैं। ये 16 सवाल हमसे पूछे गए टोटल, एनसीईआरटी ने 16 के 16 आंसर्स आपको दे दिया गए हैं 3 वीडियोस के माध्यम से। तीनों के तीनों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तीनों को नोट करना है, तीनों को याद करना है, समझना है, फिर कोशिश करना है कि आप अपने लैंग्वेज में इस आंसर को दोबारा कैसे लिख सकते हैं। इसका इतना कर लेने के बाद आपका चैप्टर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की भी वीडियोस आपको दे दूंगा हर एक चैप्टर्स के। मतलब ये चैप्टर पढ़ा, चैप्टर का फिर वन शॉट में आपको दे रहा हूं, तो वन शॉट में आप चैप्टर को समझेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को आप देखेंगे, फिर आप एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और चैप्टर को हम लोग बिल्कुल ही मजबूत बना लेंगे। तो हमने शुरुआत कहां से की थी भाई साहब, तो हमने शुरुआत किया था बिल्कुल यहां से, दैट इज की इतने सारे सवाल थे। पहला सवाल हमारे पास कुछ ऐसा आया था कि मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टिंग पी प्लांट। मेंडल ने जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, जो और हमको लॉज दिए थे, डोमिनेंस का लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। और यहां से हमने टोटल 16 क्वेश्चन का सफर तय करके हमने अपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, राइट। तो ये हमारे पास टोटल 16 सवाल। आपको किसी भी सवाल में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा
पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए बायोलॉजी इन ब्लड के साथ। हम आपके सारे समस्याओं को दूर करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं। तो पढ़ाई लिखाई चालू रहे, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें रॉक करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।